नमस्कार दोस्तों, मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म हम लोग करंट देखेंगे कि करंट है क्या। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर, सपोज कर लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसके क्रॉस हमने ये बैटरी या सेल लगा दिया यहाँ पे V वोल्ट का, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्टवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा जिसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी, जो इस कंडक्टर के सरफेस से पास करेगी। तो करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, या I इज इक्वल टू dq बाई डी टी। dq बाई डी टी यानी q बाई टी, और q आप जानते हैं n इंटू ई होता है, तो n e बाई टी। तो इस तरह से ये करंट है। I इज इक्वल टू dq बाई डी टी या q बाई टी या n e बाई टी। q बराबर n e, क्वांटाइजेशन फार्मूला आपको मालूम है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। और इसमें इस पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर किसी वायर में 1 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, अगर किसी वायर में 1 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो इस वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड कितना होगा। अगर किसी वायर में 1 माइक्रो एम्पियर की करंट है तो उस वायर में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन उस वायर के थ्रू पास करेंगे। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। एन ई बाई टी, हमें n बाई टी निकालना है, तो n बाई टी हो जाएगा यहाँ पे I बाई ई। I 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 टू पावर माइनस 6, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर प्लस 19 10 पावर माइनस 6 10 पावर 13 हो जाएगा, 10 पावर 13। या इसको हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 6.25 10 टू दी पावर 12। डेसिमल राइट में एक अंक राइट जाएगा तो पावर जो है एक डिक्रीज कर जाएगा, यानी 6.25 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस वायर के थ्रू पास करेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर की करंट है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकालना है। I बाई ई, I 1 माइक्रो एम्पियर यानी 10 पावर माइनस 6 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 है। सॉल्व किया तो 0.625 10 पावर 13, एक पॉइंट इधर इसको शिफ्ट किया डेसिमल को, पावर 12 हो गया। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इस पे है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर किसी ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस है और किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो रेट ऑफ रिवोल्यूशन है वो दे रखा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए ऑर्बिट एट द रेट 2 इंटू 10 पावर 16 आरपीएस, 2 इंटू 10 टू दी पावर 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, जिसको हर्ट्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में 2 इंटू 10 पावर 16 आरपीएस के रेट से रिवॉल्व कर रहा है। आरपीएस का मतलब रेवोल्यूशन पर सेकेंड होता है, जिसको हर्ट्ज भी कहते हैं। तो आपको इस ऑर्बिट में करंट की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है कि इसमें करंट कितनी है। तो करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन अगर टाइम है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, और फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू
10 टू दी पावर 16, सॉल्व करेंगे तो 3.2 10 टू दी पावर -3, यानी ये आ जाएगा 3.2 मिली एम्पियर। ये आंसर इसका हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, 1 बाई टाइम 1 रेवोल्यूशन का, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर। चार्ज 1.6 10 19 है और फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है 2 × 10 16। तो सॉल्व किया तो 3.2 मिली एम्पियर करंट इस ऑर्बिट में जनरेट हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड 2 क्वेश्चन किए। तीसरा क्वेश्चन इस पे लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि तीसरा क्वेश्चन ये है कि बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होती है। व्हाट इज करंट इन बोर ऑर्बिट? व्हाट इज करंट इन बोर ऑर्बिट? बोर ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन न्यूक्लियस पे चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है -E का। V बोर ऑर्बिट में वेलोसिटी आप जानते हो 2 × 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड होती है। और रेडियस जो होता है, बोर ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम और वेलोसिटी होती है 2 × 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपने केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ये होती है और हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस ऑर्बिट में करंट कितनी है। I इज इक्वल टू हो गया Q बाई टी, यानी E बाई टी, और T कितना है? T टाइम है, T टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr है अपॉन स्पीड। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो I हो जाएगा यहाँ पे Q बाई टी। Q बाई टी का मतलब Q बाई 2πr अपॉन V। तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा QV अपॉन 2πr। ये इलेक्ट्रिक करंट का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, I इज इक्वल टू QV अपॉन 2πr। और अगर I इज इक्वल टू QV अपॉन 2πr आ गया तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो है 1.6 10 टू दी पावर -19 और वेलोसिटी है 2 × 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.14। R रेडियस है, रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो ये हो जाएगा 0.53 × 10 टू दी पावर -10। एक एंगस्ट्रॉम में आप जानते हैं 10⁻10 मीटर होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.06 मिली एम्पियर, यानी बोर ऑर्बिट में करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.06 मिली एम्पियर। तो इस तरह से ये जो है तीसरा क्वेश्चन है। एक और कराता हूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी वायर में करंट जो फ्लो कर रही है 10 + 40 एम्पियर की फ्लो कर रही है। क्वेश्चन ये है कि किसी वायर में करंट है 10 + 40 एम्पियर की, तो उस वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में उस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, I इज इक्वल टू dQ बाई dt। यहाँ से dQ आ जाएगा I dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, dQ का इंटीग्रेशन Q हो गया और I की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 10 + 40 dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन 10 का हो जाएगा 10t + 4, t का इंटीग्रेशन होगा t² 2, तो ये आ जाएगा 10t + 2t²। और टाइम चूंकि 10 सेकेंड दिया है तो यहाँ रख देते हैं 10 × 10 + 2 × 10², तो ये आ जाएगा 100 + 200, 300 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा वायर के थ्रू। तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फार्मूला और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसके बाद दूसरा जो टर्म है करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको। करंट डेंसिटी है क्या? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी है करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी अगर हम करंट डेंसिटी J लिखें तो करंट थ्रू कंडक्टर I/A पर यूनिट एरिया, और I/A अगर करंट डेंसिटी है तो ये NeVd, Vd को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, आगे बताऊंगा मैं। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसको फिर Ne
म्यू इंटू ई लिखते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला म्यू इंटू ई होता है। म्यू को कहते हैं मोबिलिटी, म्यू जो है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है कंडक्टर के अंदर। तो अगर यहाँ से मोबिलिटी को डिफाइन करें तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मोबिलिटी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मोबिलिटी कहते हैं। तो एन ई म्यू जो है वो सिग्मा है कंडक्टिविटी, और सिग्मा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो ई बाई रो। ये जो है करंट डेंसिटी का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये सारे फार्मूले करंट डेंसिटी के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो टर्म वी डी यूज़ किया गया है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ये आप समझ लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट वर्ड होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड की तरफ ट्रेवल करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर और जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, टाउ सिंबल है, एल जो है कंडक्टर की लेंथ है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 ले लें और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की v ले लें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस अल्फा टाउ, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी फार्मूला होता है। अल्फा की जगह मैं a ले लेता हूँ एक्सेलरेशन के लिए, a टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, a टाउ। और a कितना है, a आप जानते हो एक्सेलरेशन जो है फोर्स अपॉन मास होता है, तो फोर्स u तो 0 है तो फोर्स हो जाएगा q इंटू ई टाउ अपॉन m, चूँकि एक्सेलरेशन का फार्मूला ये हो जाता है फोर्स अपॉन मास। तो इस तरह से ये क्यू ई टाउ अपॉन m लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी q यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा e स्मॉल ई कैपिटल E टाउ अपॉन m। ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। और आपको मालूम है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d होता है। अगर हम लेंथ L मान रखे हैं तो L ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया गया है चैप्टर 2 में। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है यानी E इज इक्वल टू V बाई L। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं ई वी टाउ अपॉन ml। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से ये आ गया, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन m। टाउ को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और ई वी टाउ अपॉन ml, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। तो इस तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट से किस तरह से रिलेटेड है, इस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में क्या रिलेशन है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, अगर ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है, तो इस केस में हम ये मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। इसके यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n इज इक्वल टू NaL। और चार्ज कंडक्टर पे हो जाएगा, अगर चार्ज की बात करें तो n इंटू ई, यानी इसको आप लिख सकते हैं NaL इंटू ई, ये चार्ज है। तो कितनी करंट फ्लो करेगी, Q बाई टी NaLe बाई टाउ, और डिस्टेंस अपॉन लेंथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम
स्पीड है तो I इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, या यहाँ से लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला है और ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। तो ये टर्म जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ओम्स लॉ करके है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आप जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मीन्स V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाता है। रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये ओम्स लॉ है। तो इस पर जो है एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन ये है कि किसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इनिशियल किसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस R1 10 ओम है, अगर उसको स्ट्रेच करके खींच करके उसकी लंबाई को डबल कर दें 2L1 कर दें तो रेजिस्टेंस R2 कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो आपके पास फार्मूला जो है, फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। रो एल बाई ए ये फार्मूला है। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं स्ट्रेचिंग के शुरू में वायर का R1 L1 A1 और बाद में R2 L2 A2, दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि स्ट्रेचिंग के बाद मास और डेंसिटी चेंज नहीं होगा। मास और डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम सेम होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट वायर का वॉल्यूम L1 A1 है और सेकेंड वायर का वॉल्यूम L2 A2 है। इसको मान लिया V है, ये कंसिडर कर लिया। फर्स्ट वायर के लिए R1 हो जाएगा रो L1 अपॉन A1। लेंथ में चेंज है, हम L1 बाई L1 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो रो L1 स्क्वायर अपॉन L1 A1 यानी वॉल्यूम। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस है। सेकेंड वायर का इसी को लेकर के करें तो रो L2 स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम होगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो R2 बाई R1 हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे दिस अपॉन दिस RHS में तो L2 स्क्वायर अपॉन L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये रिलेशन है। इस रिलेशन में हम इस क्वेश्चन जो दिया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो R2 अपॉन R1, R1 10 है, इक्वल्स टू L2 बाई L1। L2 इज गिवन 2L1 अपॉन L1 होल स्क्वायर। L1 से L1 कैंसिल, ये 4 टाइम्स, यानी R2 हो गया 10 इंटू 4 यानी 40 ओम। तो इस तरह से जो है अगर वायर को स्ट्रेच करके लेंथ डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 10 ओम का वायर था तो 40 ओम हो जाएगा। और अगर लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो यहाँ पे 3L1 होगा तो 9 टाइम्स यानी 90 ओम आ जाएगा। इस तरह से एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव के लिए एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, N स्क्वायर R1, जहाँ N जो है टाइम्स चेंज है। जैसे R1 10 दिया है और N लेंथ डबल की गई तो N की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर इंटू 10 कर देंगे तो तुरंत आंसर जो है 40 ओम इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो है एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड था। इसी में क्वेश्चन जैसे पूछता है कि 10 ओम का वायर है, वायर को स्ट्रेच किया, उसका रेडियस 1/3 हो गया, हाफ हो गया या डायमीटर हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन ये दे दे कि R1 शुरू में वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और रेडियस जो है 1/3 हो गया, R1 बाई 3 हो गया स्ट्रेचिंग के बाद खींच करके, तो रेजिस्टेंस स्ट्रेच वायर का कितना है। देखिए बेटा, एक फार्मूला जो अभी हमने निकाला L2 बाई L1 का होल स्क्वायर,
अगर एरिया के लिए लिखेंगे तो A1/A2 का होल स्क्वायर होगा, और वायर की एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये R1/R2 का पावर 4 होगा, और डायमीटर के टर्म में लिखें तो D1/D2 का पावर 4 होगा। तो ये ओम्स लॉ का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ करते हैं, हमें रेजिस्टेंस और रेडियस का रिलेशन देखना है। तो क्या दिया है, R2/R1 इज इक्वल टू R1/R2 का पावर 4। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 दिया है 10 और दिस इज R1/3 का पावर 4, R1/3 का पावर 4, R1 से R1 कट गया, 3 ऊपर गया तो 3 पावर 4, 3 पावर 4 का मतलब 81 हो गया। तो यहाँ से R2 की वैल्यू 81 इंटू 10 यानी 810 ओम आंसर आ जाएगा। यानी रेडियस 1/3 होगा तो रेजिस्टेंस जो है 10 ओम की जगह 810 ओम हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, अब ये तो टाइम मतलब जैसे डबल कर दिया, हाफ कर दिया, है ना, 1/3 कर दिया, इस तरह से टाइम्स चेंज का है। अगर परसेंट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए जैसे परसेंट चेंज का कोई क्वेश्चन है, परसेंट चेंज का है कि परसेंट चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 0.1%, परसेंट चेंज इन लेंथ ऑफ वायर इज 0.1%, व्हाट इज परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख सकते हैं। फार्मूला आपके पास है R2/R1 L2/L1 होल स्क्वायर। अब यहाँ L2 अगर हम लिखें L1 से 0.1 L1/100, 0.1% इंक्रीज है तो ये 0.1% हुआ। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100 L1 प्लस 0.1 L1 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 1.001 L1। अब ये जो वैल्यू L2 की आई इसको इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से R2/R1 आ जाएगा L2/L1 का होल स्क्वायर, यानी L2 हो जाएगा 1.001 L1 डिवाइडेड बाई L1 का होल स्क्वायर। L1 कैंसिल, 1.001 का स्क्वायर आ जाएगा 1.002। तो अब यहाँ से R2 आ जाएगा 1.002 R1। चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करें डेल्टा R की, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये वो तरीका है जो हम बोर्ड एग्जाम में यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव तरीका है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है। R2 की वैल्यू रख दें 1.002 R1 माइनस R1, तो ये आ जाएगा 0.002 R1। ये डेल्टा R है। हमें परसेंटेज निकालना है डेल्टा R का, परसेंटेज निकालना है तो 0.002 R1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R1। R1 से R1 कैंसिल हो गया तो ये मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.2% ये आंसर। तो ये पूरा स्टेप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आप यही सेम आंसर 10 सेकेंड के अंदर ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। सब्जेक्टिव एक बार और देख लीजिए। परसेंट लेंथ में जो चेंज है वो 0.1% है, L1 से 0.1% बढ़ा दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया। इस फार्मूले में L2 की वैल्यू रख दी, L2 की वैल्यू रख के सॉल्व किया, 1.001 का स्क्वायर ये आ गया। R2 1.002 R1 आ गया, डेल्टा R हो गया R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, माइनस R1 कर दिया, तो डेल्टा R यहाँ से परसेंट चेंज करके निकाला तो 0.2% आ गया। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो कैसे करते? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता कि परसेंट चेंज बोर्ड में ही या जेईई नीट में किसी में भी परसेंट चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 0.1%। अब आपको परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो अभी मैंने आपको R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 होल स्क्वायर फार्मूला बताया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस फार्मूले में जो लेंथ का पावर है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 0.1 यानी 0.2%। ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। हमेशा पावर से मल्टीप्लाई करने पर जो है ये
आंसर दे देता है। बट यहाँ जो है एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जैसे मान लीजिए परसेंट चेंज, कोई क्वेश्चन है परसेंट चेंज इन डायमीटर 0.01%, व्हाट इज परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अब डायमीटर वाला आप देखेंगे तो डायमीटर वाले में d1/d2 का पावर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01, तो 0.04% इसका आंसर आ जाएगा। पावर से मल्टीप्लाई करने पे इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर ये केस, एक लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि अगर लेस देन 2% दिया है तब तो हम पावर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2% है तो फिर वहाँ पे परसेंट चेंज का एक शॉर्टकट फार्मूला n के ऊपर क्वांटिटी का पावर लगा करके -1 करके इंटू 100 कर देते हैं, तो इससे आंसर आता है। लेस देन 2% है तो फार्मूले में जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 2% है तो फिर ये शॉर्टकट फार्मूला लगता है, इसको आप यूज़ कर लो। सब्जेक्टिव मेथड तो वही है जो अभी बताया, बोर्ड में आता है तो आप उसी मेथड से करेंगे। लेकिन अगर नीट या जेईई या बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको ये याद रहना चाहिए, इसी को यूज़ करेंगे। इसको एक क्वेश्चन में यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन में परसेंट चेंज इन लेंथ 50% है। अब ये 2% से ज़्यादा है, परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला तो आप ये देख ही रहे हो कि हमने अभी आपको क्या बताया, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। तो परसेंट चेंज का जो शॉर्टकट फार्मूला बताया था, n के ऊपर क्वांटिटी का पावर 2 -1 इंटू 100, ये शॉर्टकट फार्मूला है। 50% चेंज है, यानी L2 L1 से 50% ज़्यादा है, तो कितना आ गया 1.5 L1। ये वैल्यू n की है भाई, 50% इंक्रीज है या चेंज है, 50% 1.5 L1, ये वैल्यू n की यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2.25 -1 इंटू 100, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 100, ये आ जाएगा 125%। यानी कि अगर मोर देन 2% का केस है तो आपको इस मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। परसेंट चेंज, n के ऊपर क्वांटिटी का पावर -1 इंटू 100, n क्या है, L1 में 50% इंक्रीज है, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, n स्क्वायर -1 इंटू 100, 2.25 -1 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लिया तो 1.25 इंटू 100 यानी 125% ये आ गया। तो बच्चों ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पर बेस्ड हम लोगों ने आज ये क्लास किया। इसके बाद फिर हम सर्किट, डीसी सर्किट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं।